मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए आज हम केमिस्ट्री शुरू करते हैं और केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रिया देखते हैं। इसमें हम लोग अभिक्रिया क्या है समझेंगे, प्रतिकारक प्रतिफल को समझेंगे और अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार को भी देखेंगे। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछता है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हम लोग बड़ी तेज़ी से चलते हैं। व्हाट इज रिएक्शन, अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया या रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, तो हम लोग सिंपली बात की कोई भी चीज़, दो पदार्थ अगर आपस में मिलते हैं और उसमें मिलने के बाद कोई नया पदार्थ बन जाता है, ये दोनों के मिलने से कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसका बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसको यहाँ पर शब्द डाल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम किसका बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन जब भी है तो इसको सिंपली हम यहाँ पर लिखना नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। यानी दो पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ मिलकर संयोग कर कोई क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनेगा। दो पदार्थ रहे या दो से अधिक पदार्थ रहे, एक ही पदार्थ टूटकर बने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी जब पदार्थ रिएक्शन करता हो इस तरह से कि उसके रिएक्शन से कोई नया पदार्थ बनता है, तो इसका नाम हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आ जाएगी बात। इसको अगर हम देख लें, जैसे सिंपल ही बात है, जैसे यहाँ कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कार्बन मतलब जैसे कोई हम लोग कार्बन कोयला वगैरह ले लीजिए, उसको ऑक्सीजन में जला दीजिए, क्या बन गया, CO2 बन गया। अब CO2 देखिए एक अलग पदार्थ है, ये बिल्कुल अलग नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एकदम ऊर्जा, इसका ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है। जैसे आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जलता है तो क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होती है। तो एक प्रकार से देखिए ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है, तो पहला है कि इसका ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा, ऊर्जा में चेंजिंग आ जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या हो जाएगा कि इसके जो बंधन होते हैं ये सब फिर अपना बंधन ये खत्म हो जाएगा, ये नया तरह का रासायनिक बंधन बन जाता है। इसके बीच में एक नया रासायनिक बंधन बन जाता है, तो एक रासायनिक बंधन भी नया बन जाएगा। और यह पदार्थ जो दूसरा पदार्थ था, लेकिन ये जो इसमें इन दोनों पदार्थों से मेल नहीं खाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। यानी देखिए CO2 है, सो ना C की तरफ मेल खाएगा ना O2 की तरफ मेल खाएगा। इसका गुण अलग, इसका गुण अलग, और ये CO2 अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ CO2 देखते होंगे कि CO2 गैस हम लोग अगर अधिक हो जाए तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ऊर्जा हमको मिलती है, ऑक्सीजन गैस हमारे लिए अच्छा है। तो अर्थात इसका मेल नहीं खाता है, ये अलग तरह का पदार्थ बनता है। चलिए ठीक है, आप रासायनिक अभिक्रिया के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, तो रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, दो चीज़ मिला तो उसको एक रिएक्शन के द्वारा दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, एक समीकरण के द्वारा दिखाते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये सब आप जान रहे होंगे कि जो तीर लगा के बना रहता है वही है। जैसे अगर मान के अभी यहाँ पर हम दिखा रहे थे C+O2 है, ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में रिएक्शन किए और क्या बन गया, CO2 बन गया। तो इसको कहते हैं प्रतिकारक। ये सब बच्चों की पढ़ाई है। और इसको कहते हैं प्रतिफल, ठीक है। तो प्रतिकारक और प्रतिफल है। तो इस तरह से जो दिखाना है इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रतिफल हमेशा पूछा जाए आपसे कि प्रतिफल रासायनिक समीकरण में किधर होता है, तो ये दाएं तरफ होता है। प्रतिफल किधर रहेगा, दाएं तरफ। प्रतिकारक किधर रहेगा, बाएं तरफ। प्रतिकारक कौन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रतिकारक कौन है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। प्रतिफल क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया से नया चीज बनता है, ये उत्पाद हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद प्रोडक्ट हो गया। और ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है जो भाग लेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं बाएं तरफ लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं दाएं तरफ लिखे जाते हैं, और बीच में तीर का चिन्ह दिखाया जाता है। इस तरह के व्यवस्था से हमें रासायनिक अभिक्रिया पता चल जाती है एक समीकरण से। इस समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया प्रकार पर आते हैं।
तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? बहुत सारे प्रकार हैं। हम आपको पहले कुछ प्रकार को नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको बारी बारी समझा देंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अभी पहले हम नाम लिख देते हैं। दूसरा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तीसरा है उत्क्रमणीय भी कहते हैं, एक अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चौथा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पांचवा है हम लोग आते हैं, इसका संयोजन अभिक्रिया एक कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। छठा है अपघटन अभिक्रिया। सातवां है विस्थापन अभिक्रिया। आठवां है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नौवां है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। दसवां है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 11वां है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 12वां है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 13वां है अवकरण अभिक्रिया। 14वां है रिडॉक्स अभिक्रिया। इस तरह से बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो हम लोग इन सभी अभिक्रिया को देखते हैं, पहले हम लोग समझते हैं। तो चलिए बड़ी तेजी से हम आते हैं एक करके, और हम पहले इसको मिटा देते हैं। आप इस तरह का अभिक्रिया का अगर पूछा तो और भी अभिक्रिया हैं, जैसे आपको कहा जाता है जलीकरण, और भी कहा जा सकता है आपके पास निर्जलीकरण अभिक्रिया। इस तरह से बहुत सारा से रहता है, तो आपको हम थोड़ा बीच बीच में चर्चा करते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जितना नाम देखे हैं उसको थोड़ा हम बारी बारी से समझते हैं। पहला हमारा था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, इसको इंग्लिश शब्द भी पूछा जा सकता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या इसको कहेंगे अंग्रेजी में इंडोथर्मिक। कई बार अंग्रेजी शब्द ही लिखा रहता है, तो याद रखिएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक, इंडो मतलब अंदर, ऊष्मा शोषी नाम है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ऊष्मा का शोषण करने वाला, ऊष्मा का शोषण होता है जिसमें, वैसा अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का शोषण होता है। अब जैसे ऊष्मा का शोषण होगा तब ये अभिक्रिया होगी, तब इसको कहेंगे। अब मैंने पहले इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम समझाते हैं, जैसे कि अगर पोटेशियम क्लोरेट होता है, ये एक ऑक्सीजन बनाने का तरीका होता है, ये पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसको। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो टूट जाता है। ये गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं, माने उसमें ऊष्मा देंगे, क्या देंगे, प्लस ऊष्मा, यानी गर्म करना, तो इसकी टूटता है, टूट जाता है और बन जाता है KCl प्लस O2। यहाँ पर थोड़ा हम बैलेंस करेंगे इसको, तो ये 2KCl बन जाएगा, 3O2 बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है। हम यहाँ टूट गया, जो भी हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। इसमें क्या लगा, ऊष्मा मिला, ऊष्मा लिया, ऊष्मा खींचा, ऊष्मा अवशोषित किया, तब ये अभिक्रिया हुआ। इसलिए इस अभिक्रिया कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जब भी कभी यदि तीर के पहले ऊष्मा, या तीर के पहले या तीर पर ऊष्मा दिया जाए, तो समझिए कि ऊष्मा से अभिक्रिया। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं CaCO3, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, ऊष्मा को दिखाने का तरीका ये है, यहाँ त्रिभुज रख दिया जाता है, इसको कहते हैं ऊष्मा देना, ये संकेत है। इसका मतलब क्या समझेगा, ऊष्मा है, ये क्या है, ऊष्मा है, ठीक है। तो ये ऊष्मा मिल गया किसको, CaCO3, तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ये अभिक्रिया के विषय में आप जाने, ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, इसको कहेंगे चूना पत्थर। ये शब्द भी आपको कभी कभी फॉर्मूला भी पूछता है, चूना पत्थर है। ये क्या हो गया, कली चूना हो गया, ये कली चूना हो गया, और कली चूना, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सब जानते हैं। तो इस तरह से ये टूटता है। कब टूटता है, जब ऊष्मा लेता है तब टूटता है, इसलिए अभिक्रिया का नाम हो गया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी समझ गए। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के विषय में।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन को हम शॉर्ट में RKN लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जब ऊष्मा को बाहर छोड़े, अभिक्रिया से ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए इसका जैसे मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, ये उत्सर्जन करेगा, बाहर देगा, मुक्त करेगा, उत्सर्जन या मुक्त करेगा, ठीक है। ऐसा अभिक्रिया जैसे अभी हम बोले थे, जैसे एग्जाम्पल C+O2 में क्या निकला, CO2 प्लस ऊष्मा निकलता है, उधर गर्मी देता है, बाहर में ऊष्मा देता है। इसी तरह से कभी N2 प्लस H2 से अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। यहाँ पर जानते हैं क्या देना पड़ता है, एक उत्प्रेरक देना पड़ता है, इसको कहते हैं Fe, लोहा को देते हैं उत्प्रेरक रूप में। तो ये NH3 बनता है, अमोनिया गैस बन जाती है, और ये अमोनिया प्लस ऊष्मा देता है 22.5 कैलोरी ऊष्मा। या फिर यहाँ पर ऊष्मा नहीं लिखा रहे, इस तरह से लिखा रहेगा 22.5 किलो कैलोरी, ऐसा लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऊष्मा है। इसका मतलब ऐसा लिखा रहेगा ना, समझिएगा ऊष्मा दिया बाहर। तो जब बाहर ऊष्मा मुक्त होती है, बाहर ऊर्जा मुक्त होती है, उसमें ये ऊर्जा, तो उसको किलो कैलोरी में भी लिखते हैं या सीधा ऊष्मा लिख देते हैं। तो इस तरह से जब आपको प्रोडक्ट की तरफ ऊष्मा दिखाए, यानी प्रोडक्ट में आपको मिला, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के रूप में मिलता है, तो इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे बहुत सारी अभिक्रिया, जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देते हैं, CaO में अगर H2O डालते हैं तो आप पानी देखते हैं, चूना में लाके पानी डालते हैं तो गर्म होकर उबलने लगता है। तो वैसा भी वहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और ऊष्मा बाहर मुक्त हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि चूना और पानी का अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तीसरा में, तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय समझते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब दोनों तरफ से, दोनों दिशा में अभिक्रिया हो, उत्क्रमणीय इसको कहते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए भाई, रिवर्सिबल का मतलब होता है दोनों, उल्टा पुल्टा दोनों तरफ से हो जाए, यानी रिएक्शन अभिक्रिया दोनों दिशा में हो, अभिक्रिया दोनों दिशा में, दोनों दिशा में। ये दोनों दिशा क्या हुआ, तो प्रतिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से प्रतिकारक, दोनों में। मतलब किस तरह से, प्रतिकारक बना दे प्रतिफल और प्रतिफल बना दे प्रतिकारक, तो इस तरह का अभिक्रिया को कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों प्रतिफल से बन जाए प्रतिकारक, ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाते हैं, जैसे N2 प्लस H2 में अगर लो प्रेशर से करते हैं तो ये बन जाता है अमोनिया, इसको बन जाता है अमोनिया, अमोनिया बन जाता है, यानी NH3 कहते हैं इसको, NH3। और इसका प्रेशर अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाते तो टूट जाता है और ये हो जाता है NH2। यानी हमारा कहने का मतलब ये ऐसा अभिक्रिया है जिसमें Fe है, जिसमें अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, दोनों तरफ से हो सकता है। ऐसे अभिक्रिया हम लोग कहते हैं NH3। एक और है, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आगे, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मान के हम एक अमोनियम क्लोराइड को देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म कर दें तो NH3 प्लस HCl में टूट जाता है, और फिर इसको अगर संयोग करा दें तो ये बन जाता है NH4Cl। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह का अभिक्रिया जो होती है जब दोनों दिशा में होती है, इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी जब इस तरह का चिन्ह रहे अभिक्रिया में, इस तरह का चिन्ह रहे, आधा इधर आधा इधर, तो समझ जाइएगा कि ये दोनों तरफ का दिशा हो रही है, दोनों दिशा में रिएक्शन हो रहा है। और इसको दिखाने का तरीका है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दिखाने का तरीका यही है, ठीक है। इस तरह का चिन्ह देना पड़ता है, तो इससे पता चलता है कि अभिक्रिया दोनों दिशा में हो रही है, और ऐसे अभिक्रिया हम लोग कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पर। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को समझने के लिए आप समझ चुके होंगे, जब उत्क्रमणीय हुआ दोनों दिशा में तो अनुत्क्रमणीय होगा एक दिशा में। चौथा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इसको कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्लियर है, आप समझ गए होंगे। रिवर्सिबल तो उसका उल्टा हो गया, इरिवर्सिबल मतलब एक दिशा में होगा। ये किस में होगा, केवल एक दिशा में।
मतलब प्रतिकारक से केवल प्रतिकारक फल बनेगा, बस प्रतिकारक से केवल प्रतिफल बनता हो लेकिन प्रतिफल से प्रतिकारक नहीं बनता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग जो देखे थे CaCO3 गर्म होकर टूट गया CaO प्लस CO2, तो ये ऐसे ढेर सारे अभिक्रिया यही सब है ना। ऐसे आप ढेर सारा आप देखेंगे, जैसे हम लोग AgCl सूर्य प्रकाश में टूट जाता है, UV रेज रहता है तो, और बन जाता है Ag प्लस Cl2, ठीक है। ये 2AgCl लेंगे तो यहाँ पर 2Ag प्लस Cl2 बनता है। तो इस तरह से आपका ये अभिक्रिया जो हुआ दो भाग में टूट जाता है। इस तरह से अभिक्रिया जब होता है एक ही दिशा में होती है, इसको हम लोग कहते हैं जब इधर से इधर नहीं बने, पहले प्रतिफल से प्रतिकारक नहीं बने, तब ऐसे अभिक्रिया हम कहेंगे अनुक्रमणीय अभिक्रिया। तो अभिक्रिया को दिशा के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। दिशा के आधार पर जब दोनों दिशा में होता है तब हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय, और जब एक ही दिशा में होता है तब हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। इसी तरह से उष्मा के आधार पर दो भाग में बांटे, एक को कहे उष्मा जब लेता है तो कहेंगे उष्मा शोषी, और जब अभिक्रिया के बाद उष्मा मुक्त करता है तो उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। अब हम तो अलग तरह के अभिक्रिया को आते हैं, वो है 5वां नंबर में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन इसको कहेंगे कम्बिनेशन, कंबाइन होना, कम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन होने का मतलब हुआ कोई जब दो चीज़ जुटता है तो उसको कहते हैं कम्बिनेशन। तो यहाँ पर समझिएगा दो या अधिक मिल करके क्या बनेंगे, एक बन जाए, मिल करके एक हो जाएगा। दो या अधिक मिलेगा और बन जाएगा एक पदार्थ, दो या अधिक पदार्थ मिल करके बन जाएगा एक पदार्थ। तो हम लोग कहेंगे उसको संयोग करना, संयोग मिल जाना। जैसे यहाँ पर एकदम सिंपल एग्जाम्पल हम जो आप पढ़े हैं उसी को हम बता रहे हैं। C प्लस O2 मिल गया, क्या बन गया, CO2। देखिए दो मिल गया, CO2 बन गया। N2 प्लस H2 अभी पढ़े हैं आप, प्लस H2 ये मिल करके क्या बन गया, NH3 Fe है। तो चलिए इस तरह से आपका देखिए दो मिल करके क्या बन रहा है, एक बन जा रहा है। तो इस तरह से अधिक मिल करके एक बन जाता है, इसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ज़्यादा कुछ बस आपके पास ऐसे ही परीक्षा में आएंगे, पूछे जाएंगे हल्का हल्का, आपको खाली ध्यान में रखना है कि संयोजन का मतलब क्या होता है। तो संयोजन का मतलब जुटना होता है, ठीक है। आपको इस तरह से उदाहरण जब दे दे तो आप समझ लेंगे कि ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो अधिक पदार्थ मिलकर के एक हो जाना, ओके। चलिए अगला है अपघटन अभिक्रिया, छठा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब ये होता है टूटना, डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोज होना, खत्म हो जाना। तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि इसमें टूटना, ठीक है, टूटना हो जाएगा। टूट करके क्या हो जाएगा, दो या तीन बन जाएगा, एक से दो या तीन बन जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें, जैसे H2O में इलेक्ट्रिक विद्युत पास कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो विद्युत धारा देते हैं तो अपघटित हो जाता है और ये बन जाता है H2 प्लस O2, ठीक है। विद्युत से टूट गया तो इसको कहेंगे अपघटन, लेकिन इसको कहा जाता है विद्युत अपघटन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत अपघटन। क्योंकि विद्युत से टूटा तो इसको कहेंगे विद्युत अपघटन, ठीक है। इसी तरह से मान लिया अभी हम बता रहे थे AgCl, इसमें सूर्य प्रकाश देना पता है, UV रेज लिखा रहेगा, UV रेज मैंने किरण या अल्ट्रावायलेट रेज या सूर्य प्रकाश लिखा रहेगा। तो सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ये टूट जाता है, सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है और किसमें बन जाता है, सिल्वर में बन जाता है। 2Ag प्लस Cl2 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा इसलिए। तो हम यहाँ पर बैलेंस किए, हमको कितना हो गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो ये हमारा देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है टूट करके सिल्वर और क्लोराइड में बदल गया। तो ये कब हुआ, सूर्य प्रकाश, इसको कहेंगे प्रकाश अपघटन, इसको कहेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश में हुआ तो इसको कहेंगे प्रकाश अपघटन। नाम जैसे बस वही अपघटन ही है, लेकिन अगर इसको अभिक्रिया में कहें, अगर आपको प्रश्न स्पेशली करता है कि प्रकाश अपघटन का उदाहरण कौन है, तो देखेंगे कि किसमें सूर्य प्रकाश से अभिक्रिया कराया है। तो AgCl, AgBr सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड रह गए, यहाँ Cl की जगह पर ब्रोमाइड दे दे तो ये सिल्वर आयोडाइड दे दे तो भी यही सेम प्रक्रिया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें जैसे CaCO3, इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पर ये क्या इसका चिन्ह है, उष्मा का। तो ये हम बताए थे त्रिभुज उष्मा का चिन्ह है। तो ये टूटता है किसमें, CaO में प्लस CO2 में। तो देखिए ये टूट गया,
लेकिन यहाँ पर किसके कारण टूटा है? ऊष्मा के कारण टूटा है। इस अपघटन का क्या नाम होगा? ऊष्मीय अपघटन। इसका नाम होगा ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, यानी अपघटन को भी हम अलग अलग प्रकार से कह सकते हैं, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, और भी कोई कारण हो तो और तरह का अपघटन। तो ये अपघटन का मतलब टूटना और एक अणु से 2-3 अणु बनना, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। अगला हम लोग देख लेते हैं, आगे का अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। एक है होता है आपको विस्थापन अभिक्रिया, आप 7वां या फिर जो भी हो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन को हम लोग, विस्थापन शब्द ही होता है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इंग्लिश में कहा जाता है। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना, एक को हटा करके दूसरे को बैठा देना। एक जब किसी एक को एक दूसरे को विस्थापित करता है, एक अणु किसी दूसरे को विस्थापित करता है, किसी दूसरे को विस्थापित करता हो, दूसरे को विस्थापित कर देता हो, विस्थापित कर देता है। अब जैसे किसी को हटा देगा और अपने बैठ जाएगा, यहाँ वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक को हटा करके दूसरे में बैठ जाना। जैसे कि अगर मान के चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पर CuSO4 है प्लस हम Zn दे देते हैं, ठीक है, जस्ता, है ना। तो ये पर देखिए आपका क्या बन जाता है, ZnSO4 प्लस Cu। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं, अगर आपके पास H2SO4 Zn है और H2SO4 इसमें डाल देते हैं, अम्ल है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये कॉपर के साथ सल्फेट था, कॉपर को हटा करके यहाँ कौन घुस गया, Zn घुस गया। ये Zn मैंने जस्ता घुस गया, ये Zn है, ठीक है भाई। तो Zn घुस गया, यानी Zn किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को, कॉपर को हटा दिया। देखिए यहाँ पर पहले कॉपर था, यहाँ से ये कॉपर भाग करके इधर चला गया, तो इस तरह से विस्थापन हो गया। यहाँ पर देखिए H2 था, H2 भाग गया, देखिए यहाँ पर Zn घुस गया, तो Zn जो है इसको कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और ये कहाँ पर भाग गया, यहाँ पर। देखिए ये घुस गया यहाँ पर और ये भाग गया उधर। विस्थापन मतलब एक दूसरे को हटा करके बैठ जाना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया को ज़्यादा अच्छा कब क्यों हटा देगा, क्यों नहीं हटा देगा, इसके लिए आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको जानना पड़ेगा। हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को आपको हम लेंगे आगे क्लास, वो काना के मौगी माना अलगे जैसे लोकता सासू हो करके हम बताते हैं, तो उसमें एक आपको याद होगा। तो आप उसके आधार पर आपको ये याद होगा कि उसके जब तक वो आपको नहीं याद रहेगा तब तक आप इसमें किसमें विस्थापन करेगा किसमें नहीं करेगा आप नहीं जान सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप क्रियाशीलता श्रेणी नहीं याद रखेंगे तब तक ये थोड़ा परेशान करेगा। तो आप क्रियाशीलता श्रेणी के अलग से हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग को देख लीजिएगा। चलिए अगला है 7वां को हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार विस्थापन हो। देखिए ये क्या है, एक बार नहीं, एक दूसरे का अदला बदली। यहाँ पर देखिएगा तो इसका अर्थ ये लिखते हैं, इसमें क्या होगा, अदला बदली होगी, अदला बदली। आप इसको याद रखिएगा, अदला बदली। कैसे, कौन अभिक्रिया में अदला बदली होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होता है, जैसे देखिएगा अपने लोगों का, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस अगर यहाँ पर रहे Na2SO4 के साथ यहाँ पर BaCl2 रहे, बेरियम क्लोराइड, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग बदला बदली कर लेते हैं और ये बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl। ये 2 NaCl बन जाएगा, तो थोड़ा सा जगह चाहिए, हाँ 2 NaCl। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, क्यों ऐसा अदला बदली कर लिया। देखिए यहाँ पर सल्फेट है, इसके साथ सोडियम लगा है, यहाँ पर क्लोराइड है Cl2 है, इसके साथ बेरियम लगा है।
अब ये कि सोडियम जो है सो क्लोरीन को ले लिया और ये सोडियम और क्लोराइड मिलकर रिएक्शन बना दे सोडियम क्लोराइड, और इसका जो सल्फेट था ये बेरियम के पास चला गया और बेरियम सल्फेट हो गया, अर्थात एक दूसरे का अदला बदली। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ होता है ना भाई, ये हमारे पास है, आपका पास वो दूसरा चीज़ है और वो चीज़ हमें अच्छा लग रहा है, मेरा चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरा वाला चीज़ आप ले लीजिए, आप वाला चीज़ हमको दे दीजिए। वही स्थिति यहाँ पर हुआ कि सोडियम के पास सल्फेट था तो ये सोडियम सल्फेट से खुश नहीं था, और बेरियम के पास क्लोरीन था तो क्लोरीन से ये खुश, बेरियम क्लोरीन से खुश नहीं था। बेरियम सल्फेट से दोस्ती बनाता है क्योंकि इसका संयोजकता बेरियम का संयोजकता 2 होता है और सल्फेट का भी संयोजकता 2 होता है, तो दोनों वाले मिल गए, दो वाले देखिए एक इसका मिल गए तो बेरियम सल्फेट बन गया। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन का भी संयोजकता 1 होता है, इसलिए मिल गए सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर दोनों विस्थापन हुआ, 2 बार विस्थापन हुआ, इसका विस्थापन इसमें और इसका विस्थापन इसमें, इसलिए एक विस्थापन जब होता था तो हम लोग कहते थे कि विस्थापन, यहाँ 2 विस्थापन हो रहा है इसलिए कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सेम चीज़ है, विस्थापन अभिक्रिया का ही 2 बार हो जाना कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरा 9वां अभिक्रिया में, और 9वां अभिक्रिया हम कहेंगे एक होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 9वां अभिक्रिया में आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल बना दे। अब किसको न्यूट्रल बना दे? न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ केमिस्ट्री में न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जैसे देखिए पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ कहा गया। ठीक है, तो ऐसा अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार मिल करके और एक लवण उदासीन बना देते हैं तो इसको कहा जाता है उदासीनी अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार बन के लवण प्लस जल बन जाता है, और इस तरह की अभिक्रिया कहते हैं, यही अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल बन जाता है। यहाँ अम्ल तो जानते हैं अम्लीय पदार्थ, जब पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय कहा जाता है, 7 से जब पीएच मान अधिक होता है तो उसे क्षारीय कहा जाता है, और लवण का पीएच मान उदासीन माना जाता है, ये उदासीन होता है और इसका पीएच मान करीब 7 रहता है, इसलिए ये उदासीन बनना, अम्ल ना अब ये ना अम्ल है और ना ही अब ये क्षार है, इसलिए क्या है? उदासीन है। तो इस तरह से इसको दोनों को मिलाकर क्या कर दिए? उदासीन कर दिए, तो इसको कहा जाता है उदासीनीकरण। यदि आपको कहा जाए कि एक अम्ल है हमारे पास और तो इसमें क्या मिला दें जो कि ये क्षार बन जाए, ये उदासीन बन जाए, तो हम क्षार मिला देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला भी पूछता है, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल होता है। इसका एग्जाम्पल रिएक्शन से देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास चलिए जैसे एक HCl ले लेते हैं प्लस हम NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, मजबूत क्षार है, ये मजबूत अम्ल है, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? NaCl बना देगा। NaCl बना देता है जो लवण है, नमक खाने वाला नमक है ये, प्लस OH और H2O मिल गया, ये मिल गया इधर से और ये बन गया H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि H और OH मिल करके क्या बनाएंगे? जल बना देंगे। तो यहाँ पर वही हो गया कि आपका जल बनने के लिए एक जल बन गया, यह जल बन गया, और NaCl और Na मिल करके क्या बन गया? NaCl मिल गया, तो ये क्या बन गया? लवण बन गया। तो एक लवण और जल बनता है, ये अभिक्रिया अम्ल और क्षार अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। कई बार प्रश्न में भी आता है अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या होता है, तो आपको कहेंगे लवण बनता है। ठीक है, पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ये बहुत आसान अभिक्रिया है। जब हाइड्रोजन का जुटना हो, हाइड्रोजन मैंने हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसको, हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या है कि हाइड्रोजन को जोड़ना। कभी कभी क्या होता है, ये किस में होता है? हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। ये रिएक्शन आप कहाँ देखेंगे? हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जहाँ पर आपको कार्बनिक कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे आप इथेन, इथिलीन, एसिटिलीन, ये सब जो हैं सो क्या है? हाइड्रोकार्बन। केवल कार्बन और हाइड्रोजन जब रहे तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वैसे कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन में देखते हैं। तो जैसे क्या होता है, इसमें कहाँ पाया जाता है? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे आप लोग को अलग से वीडियो बना करके। लेकिन यहाँ पर समझेंगे जैसे कि जब असंतृप्त माने जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं और उसका बॉन्ड टूट करके संतृप्त हो जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल, हाइड्रोजनीकरण में एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पर देखिए एक इथिलीन है, ये क्या है, इथिलीन है, और इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब डबल बॉन्ड रहेगा तो कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये असंतृप्त है, ये क्या है, असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका नाम क्या है इस हाइड्रोकार्बन का, इस हाइड्रोकार्बन का नाम है इथिलीन, इसका नाम है इथिलीन, दो है ना, इसी का नाम है इथिलीन। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन दे देते हैं और रिएक्शन करा देते हैं तो ये बन जाता है, ये बॉन्ड टूट करके इसके पास आ जाएगा, अब ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया और ये बन गया सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा अभिक्रिया का नाम होता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रह सकते हैं। और जब इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना रहता है तो हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और इस तरह का अभिक्रिया का हम लोग कहेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। तो इसी तरह से जो तेल होता है ये असंतृप्त होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और तेल में जब हाइड्रोजनीकरण करा दिया जाता है, तेल से जब तेल का हाइड्रोजनीकरण करा दिया जाता है तो तेल बन जाता है घी। कौन घी, गाय का घी कि वनस्पति घी, वनस्पति घी बन जाता है भाई, यहाँ गाय का घी नहीं बनेगा, तो ये वनस्पति घी बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, अगर पूछा भी जाता है कि तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए कौन सा अभिक्रिया कराई जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये प्रकाश के कारण कोई अभिक्रिया होती है तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण, एग्जाम्पल है इसका प्रकाश संश्लेषण। कभी कभी पूछता है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण एक रसायन प्रकाश के चलते, जैसे क्लोरोफिल में क्षमता होती है कि प्रकाश को ऑब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है और उसके बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और लास्ट में ग्लूकोज बनता है। तो उसमें रिएक्शन क्या होता है आप देखिएगा, उसके अंदर CO2 प्लस जल H2O मिलता है और बनता क्या है, तो C6H12O6 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस O2 बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक इसको अगर रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आपका यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। भाई हम बैलेंस रिएक्शन आप अगर जान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे आपको। तो चलिए इस तरह से होता है और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6H2O, यहाँ पर आ जाएगा 6O2। आप इस तरह से यहाँ पर O2 है भाई, ठीक है ना, ये O2 है, तो ये ऑक्सीजन गैस है 6 2। इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल को अभिक्रिया कराते हैं। तो ये जनरली ये अभिक्रिया क्या होता है, यही है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है। और ये कहाँ पर होता है ये अभिक्रिया, ये होता है हरित लवक में होता है। ये अभिक्रिया कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। तो हरित लवक में ये अभिक्रिया होती है, CO2 गैस लेता है और H2O लेता है और उसके अंदर प्रकाश रहता है। ये क्या करता है, प्रकाश लेता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश में होता है ये अभिक्रिया, सूर्य प्रकाश। तो ये दोनों जब सूर्य प्रकाश में ये इसके अपोजिट में होता है तो बनता है ये ग्लूकोज। ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद इसमें जल भी बनता है और इसमें ऑक्सीजन भी बनता है। ये देखिएगा ऑक्सीजन बनता है। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि कितने भाग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु। तो ये देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लिए, 6 ऑक्सीजन के अणु बन गए, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, ग्लूकोज बन गया, है ना। ये
प्रक्रिया को कहाँ होता है, पादप के हरितलवक में होता है। और इस तरह से यहाँ बिना प्रकाश का नहीं होता है। और ये इसकी खाली प्रकाश से नहीं होगा, इसके अंदर रसायन भी चाहिए। तो प्रकाश और रसायन दोनों चाहिए, इसलिए इसका अभिक्रिया का नाम हुआ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके, ठीक है। तो चलिए अब एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसको हम लोग देख लें। ये हमारा है ये हमारा 11 नंबर होना चाहिए। 11 नंबर में हम लोग लिखे थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये 12 ही होगा, 12 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 12 में नंबर में देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण है, इसको ऑक्सीडेशन रखे हैं, बार बार क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से समझिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का करण, ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीकरण होना। तो इसका सिंपल, इसका मतलब ये है, इसका देखिए इसकी विशेषता पर में आ जाते हैं। क्या क्या विशेषता रहेगा आपको शॉर्ट में समझना है। इसमें ऑक्सीजन संयोग करेगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन संयोग करेगा या ऋणात्मक तत्व संयोग करेगा। ऑक्सीजन क्या है? एक ऋणात्मक तत्व है, तो ऋणात्मक तत्व संयोग करे, ऋणात्मक तत्व का संयोग हो जाए। तो आपको ऋणात्मक तत्व समझ में नहीं आएगा, आप इतना समझिए ऑक्सीजन संयोग, ठीक है। अब ऋणात्मक तत्व में जैसे देखेंगे, हम जब उदाहरण देंगे तब बताएंगे। ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का यहाँ शब्द छूट रहा है, का संयोग। उसके बाद आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसका जो बड़ी विशेषता है, आपको ये पूछा भी जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब इसके भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो ये वैसे विशेषता होनी चाहिए इसमें कि सिंपल बात है, पूछता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता होती है ऑक्सीजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऋणात्मक तत्वों का संयोग। ऋणात्मक माने यहाँ ऋणात्मक तत्व समझिएगा, थोड़ा सा तत्व की बात हो रही है, हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अगला इसका एक और है धन आवेश का बढ़ना। धन आवेश जो जिस पर बढ़े उसको समझिएगा, उसका जिसका धन आवेश बढ़ता है उसका समझिएगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। धन ऋण आवेश का घटना, धन आवेश बढ़ेगा तो उसका ऋण आवेश घटना चाहिए, ऋण आवेश का घटना, ऋण आवेश उसका घटेगा। और उसके अंदर क्या होगी, एक चीज़ हो सकता है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो ये इसकी विशेषता हो गई, ऑक्सीजन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, धन आवेश बढ़ना, ऋण आवेश घटना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। और इसका पहचान है ऑक्सीकरण होने का, ऑक्सीकरण होने का। ऑक्सीजन का संयोग, जब ऑक्सीजन किसी में जुट जाए तब हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन निकल जाए उससे, जैसे किसी से निकल जाए, जैसे सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो कहेंगे सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन जुट गया तो कहेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। जैसे लोहा, जैसे जंग लगना, जंग लगना क्यों कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जैसे जंग लगना क्या कहता है, ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन जो लोहा का, उसमें ऑक्सीजन, जंग लगना दोनों तरह का अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन फिर भी यदि हम आपसे पूछें कि वहाँ पर लोहा का क्या हुआ, तो लोहा में ऑक्सीजन जुड़ता है, लोहा से ऑक्सीजन संयोग करता है, तो जिससे ऑक्सीजन संयोग करेगा उसका ऑक्सीकरण हो गया, तो लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है जंग लगने में। इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा किसी चीज़ से, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण हो गया। धन आवेश बढ़ना किसी पर, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम को पहले जब सोडियम ऐसे लिखते थे, ठीक है, अब इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसे आप क्या लिखते हैं सोडियम प्लस, तो इस पर धन आवेश बढ़ गया, धन आवेश बढ़ गया तो क्या हुआ, धन आवेश का बढ़ना, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऋण आवेश घटना, अब जैसे देखिए अगर कभी कभी होता है ना कि जैसे अभी ये ऋण आवेश पहले से कोई चीज़ रहे तो उसका ऋण आवेश घट जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग, जैसे सिंपल बात है, इसको हम इस तरह से जैसे समझा सकते हैं आपको, जैसे कि अगर यहाँ पर Cl किसी के, यानी ये Cl है, ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझाते हैं, रुकिए, आप AgCl है, ठीक है, AgCl टूट गया और बन गया Ag प्लस Cl, Ag प्लस Cl, Cl2 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर आवेश माइनस आवेश में था, यहाँ पर एक प्लस है, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, इसका आवेश यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, लेकिन यहाँ पर इसका आवेश 0 हो गया, इसका आवेश यहाँ पर क्लोरीन का यहाँ आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बड़ा मज़ेदार है
कि यहाँ पर से माइनस आवेश से घट करके क्या हो गया, जीरो में आने ऋण आवेश क्या हुआ, ऋण आवेश घटा है, ऋण आवेश घटा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ पर देखिए सिल्वर का अपघटन हुआ, अवकरण हुआ है। तो हम सिल्वर का, क्योंकि इसका प्लस से माइनस हुआ है। तो ये सिंपली है, आप उतना अगर किसी का देखते हैं कि अगर आवेश निकालना जान रहे हैं तो ऋण आवेश जब घट जा रहा है, ऋण आवेश घटेगा तो हम लोग कहेंगे ऋण आवेश घटेगा या ऋण आवेश घटेगा तो धन आवेश बढ़ेगा, और इसलिए उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। और लास्ट में हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ये सब तब समझ में आएगा, इतना हम जितना बोल रहे थे, कि यदि आप ऑक्सीकरण संख्या देख लें, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिंपली होता है कि जैसे जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर इसका चार्ज 1 है, इसका एक ऑक्सीकरण संख्या 1 हो गया। यहाँ पर इसका चार्ज माइनस था, इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। यहाँ पर इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। इस पर भी इसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। तो जो चार्ज होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 से और इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गया किसका, देखिए क्लोरीन का। जैसे क्या हुआ, -1 से 0 हो गया। तो -1 से 0 बढ़ा कि घटा, भाई बढ़ा है। तो जब बढ़े ऑक्सीकरण संख्या तब हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, इसका हुआ है ऑक्सीकरण। और जब घटे तो कहेंगे अवकरण। इसका जैसे +1 से -0 हो गया, मैंने +1 से डाउन हुआ, तो इसका सिल्वर का अवकरण हुआ है। तो ये इस तरह से हम ये 5 चीज़ से कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना जाना है तो सबसे आसानी से निकलेगा, क्योंकि ये कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, आप ढूंढते रह जाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या में बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा, निकाल दीजिए, सब स्पष्ट हो जाता है। तो इसको हम समझते हैं और एग्जाम्पल से। तो ये 5 विशेषता रखेगा कि देखिए ऑक्सीजन का संयोग करना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का हटना, ऑक्सीकरण, धन आवेश का बढ़ना, धन बढ़ेगा ऑक्सीकरण, ऋण घटेगा, कर्ज घटेगा, ऋण आवेश घटेगा ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि होगी तब भी ऑक्सीकरण। ये इसकी विशेषता है। ये 5 पॉइंट ऐसे भी आपको सिंपल एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं, 5 पॉइंट नहीं है, ये 5 क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है। इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे सिंपल बात जैसे देखिए, सिंपली यहाँ पर देखिए H2 + O2 हम कर दें। देखिए भाई ये क्या बन गया, H2O। यहाँ पर बताइए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुट गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। जब ऑक्सीजन से जुटे, किसी में ऑक्सीजन जुट जाए तो कहेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आगे बढ़ें, इसको देखिएगा, किसी का इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन त्याग होना, तो आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो होता है सो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये जानते हैं, इसका अर्थ 8 होता है तो 2 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ नहीं पता चलेगा। हम निकालना चाहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में आप जानते होंगे कि जब ये स्वतंत्र अणु रहते हैं तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2। और हाइड्रोजन का जब क्या होगा तो ये इसका -2 गया तो 0 होना चाहिए दोनों मिला करके, तो इसका हो गया -1 हो जाएगा। -1 × 2 = +2 हो जाएगा। जैसे इसका निकालेंगे तो कैसे, हाइड्रोजन का निकालेंगे तो निकालने का तरीका क्या है कि माइनस, इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन का नहीं पता तो हम लिख देंगे x में लिखेंगे x जोड़ -2 बराबर 0 होना चाहिए, दोनों को जोड़ कर 0 होना चाहिए। x बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2x हैं, एक हाइड्रोजन, तो x × 2 करेंगे तो 2 × x यानी 2x बराबर क्या होगा भाई, तो 2x बराबर उधर जाएगा तो 2 हो गया, -2 था तो उधर जाएगा तो +2 हो गया। x बराबर 2/2 बराबर 1 हो गया। इस तरह से हम आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या आपको शायद थोड़ा हम यहाँ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या एक अलग चैप्टर है, हम अब आपको बता देंगे वीडियो करके, ठीक है। आप अभी सिंपली हम बता रहे हैं कि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अभी हम केवल आपको रिएक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया कितना, हो गया +1, सॉरी हम -1 लिख दिए थे गलती से, तो +1 हो गया। अब आप बताइए हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ करके +1 हो गया। 0 था यहाँ पर +1 है। तो ऑक्सीजन एक तो ऑक्सीजन जुटा हुआ, इसके आधार पर कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ है,
इस आधार पर कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना दिखाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आप ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए अगर आप जानते हैं तो बहुत ईजी निकालेंगे, और नहीं जानते हैं तो आप एक अलग वीडियो हम बना कर डाल देंगे, आप उससे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। ओके, ठीक है। Fe प्लस HCl है, तो यहाँ पर बन जाता है मान लीजिए FeCl2 प्लस H2, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोले कि किसका ऑक्सीकरण किसका अवकरण हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे Fe का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो फ्री है इसका मतलब 0 है, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन जुट गया है, तो क्लोरीन का होता है -1, आप यहाँ पर देखेंगे इसका -1 +1 है। यहाँ पर आएंगे फायरन का, तो यहाँ पर इसका -1 हो गया, इसका कितना हो गया -1 गुने 2 बराबर ये इसका हो गया -2, और ये हो गया +2। तो यहाँ पर देखिए इसका 0 से +2 गया, इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, 0 से 2 प्लस हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो जब बढ़े ऑक्सीकरण संख्या तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ। ऐसे भी देखेंगे कि Fe से Cl2 जुड़ रहा है तो ऋणात्मक तत्व है ये, इसलिए ऋणात्मक तत्व का जुड़ना भी कहलाता है ऑक्सीकरण संख्या। थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप एक काम जरूर कीजिएगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीख जाइएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन क्या है, तो सिंपली बात जस्ट उसका उल्टा है, ऑक्सीकरण का उल्टा। अब इसमें विशेषता क्या होगी, तो इसको सब अवकरण अभिक्रिया क्या है, जितना चीज़ आप पढ़े ऑक्सीकरण में उसका सब चीज़ उल्टा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर पहले कहेंगे 1 नंबर में ऑक्सीजन का हटना, और एक चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन का संयोग या धनात्मक तत्व का संयोग कर सकते हैं। वहाँ पर क्या था, ऋणात्मक तत्व का धनात्मक तत्व का संयोग कर सकते हैं, इसको तत्व का संयोग, क्योंकि ये H+ होता है ना, तो ये धनात्मक तत्व हुआ H+ के रूप में। हाइड्रोजन का संयोग मतलब H+ के रूप में संयोग होता है, इसलिए धनात्मक, इसको उस बात को लिख सकते। तीसरा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा था, कहेंगे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, चौथा यहाँ पर धन आवेश ऋण आवेश, यहाँ पर क्या होगी ऋण आवेश, वहाँ धन आवेश बढ़ता था, यहाँ ऋण आवेश कब बढ़ना, किसी का ऋण आवेश बढ़ जाए तो हम कहेंगे रिडक्शन हो गया। पांचवा धन आवेश घटना, धन आवेश घट जाए घटना, ये सब कुछ नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो याद रखना है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो देखिए सब वही बात है, इसमें ऑक्सीजन भागता है, एक तो वो देख सकते हैं, अगर किसी में हाइड्रोजन सटता है तब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे कोई तत्व होता है जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो क्या होगा, ऋण आवेश बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन घुसने से ऋण आवेश बढ़ेगा, और ऋण आवेश बढ़ेगा तो धन आवेश घटेगा। तो इसलिए ये तीनों एक ही बात को लिखा गया है, ये तीनों एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण से ऋण आवेश बढ़ेगा और ऋण आवेश बढ़ेगा तो धन आवेश घटेगा। और जो सबको समझने के लिए जो सभी फार्मूला का जो एक सार है वो है ऑक्सीकरण संख्या में कमी। आप ऑक्सीकरण संख्या ही सबको बता देगा कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे आप ढूंढते रह जाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या समझ गए आप तुरंत निकालेंगे। चलते हैं इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें सबसे जैसे एक समझिए CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ले तो इसमें होता है Cu प्लस H2O बन जाता है। यहाँ पर बताइए, देखिए इसका ऑक्सीजन भाग गया, ऑक्सीजन कहाँ चला गया, H2O के साथ से या इसके साथ चला गया। तो ऑक्सीजन का हटना तो किससे भाग गया, कॉपर से भाग गया। तो कॉपर से भाग गया ऑक्सीजन तो क्या होगा, अवकरण हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना अवकरण हो जाता है। अब इसमें सही में अवकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हम कैसे जानेंगे भाई, ये तो हम बोल दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका चार्ज देखिए, ये -2 है तो इसका निश्चित है कि +2 चार्ज होगा। ऑक्सीजन का -2 तो इसका निश्चित +2 होगा, तभी 0 होगा। और जब 0 हुआ तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका फ्री हो गया, यहाँ पर तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर +2 से 0 हो गया, +2 था कॉपर का यहाँ पर चार्ज, या यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या
तो यहाँ पर से घट करके यहाँ पर 0 हो गया। तो ये क्या हुआ है, तो देखा जाए यहाँ पर चार्ज घटा है या फिर कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना चाहे धन आवेश में कमी होना, तो आप कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। तो ये सब हम कैसे निकालते हैं, सब हम ऑक्सीकरण संख्या से निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या आप निकालने के लिए ज़रूर सीख लीजिएगा, इससे आप ऑक्सीकरण अवकरण आप कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपको अगले कल के वीडियो में हम यही बना देंगे कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो चलिए उसको आप देख लीजिएगा। तो H2O यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया उसके आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो आप समझ गए, ठीक है। कहीं ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप जैसे Na+Cl2 दे देना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बन जाएगा NaCl। अब बोलेंगे भाई यहाँ पर किसका क्या हुआ बताइए, तो यहाँ पर देखें Cl2 के विषय में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 है, चार्ज क्या है, 0 है। और यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, तो यहाँ पर -1 है। तो देखिए इसका आवेश घट रहा है क्योंकि ये +1 होगा और ये -1 होगा। तो ये ऑक्सीकरण संख्या होता है इसका -1, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1। लेकिन यहाँ पर इसका था 0, यहाँ पर कितना था, 0। यहाँ पर 0 से -1 हुआ, ऑक्सीकरण संख्या 0 से नीचे चला गया, यानी घट गया। घट गया तो क्या हो गया, अवकरण हो गया, अवकरण हो गया, ठीक है। इस तरह से अवकरण पहचानने, ऑक्सीकरण पहचानने के तरीका आप ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से, ऑक्सीकरण संख्या की सहायता से आराम से पहचान सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, यह भी अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, इसको बार बार पूछता है आपसे, परीक्षा में बार बार पूछता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो इस ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के लिए बहुत कुछ नहीं बोलना है, समझ जाना है कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है, यानी दोनों ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, दोनों अभिक्रिया साथ साथ, दोनों अभिक्रिया मतलब किसके लिए, ऑक्सीकरण अवकरण के लिए। अभिक्रिया साथ साथ जब दिखाई दे तो इस ऐसे अभिक्रिया में जब साथ साथ हो तो उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे अगर हम जैसे आप यहाँ पर देखें Na+Cl2 बन गए NaCl, नाइट्रोजन है, सोडियम है और क्लोरीन है, रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ पर और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर गौर कीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पर यहाँ क्लोरीन का आवेश होता है 0, जब फ्री में रहता है तो उसका कोई आवेश नहीं रहता, मुक्त के लिए कोई आवेश नहीं रहता है। सोडियम यहाँ स्वतंत्र है इसलिए 0। यहाँ पर अब आवेश निकालिए, इसका है -1 क्योंकि अब कंपाउंड बन गया तो एक धनायन बनता है, एक ऋणायन बनता है, आप लोगों को पता होगा, या इसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो आवेश जो बनता है उसी आवेश का नाम है ऑक्सीकरण संख्या। इसका आवेश यहाँ पर -1 हो जाता है, यहाँ पर इसका आवेश +1 हो जाता है। अब बताइए सोडियम 0 से +1 बढ़ा है कि घटा है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया है 0 से, तो बढ़ा तो हो गया ऑक्सीकरण। और इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे इसका 0 से -1 घट गया तो इसका क्या हो गया, अवकरण। जब दोनों काम हो जाए ऑक्सीकरण अवकरण तो इसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये हो गया रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया का ढेर सारा उदाहरण मिल जाएगा आपको, बहुत सारा उदाहरण। जैसे अभी हम एक दूसरा उदाहरण आपको दिखा दें, इसी तरह से ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसे अगर आप देखिए Fe+HCl हम लोग देखे थे पीछे में, Fe+HCl, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं FeCl2+H2 है। देखिए किसका रिएक्शन, अब कभी का आपसे पूछा जाए किसका अवकरण हुआ है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो यहाँ पर देखिए Fe का 0 सबका निकाल लीजिए। यहाँ पर HCl है तो इसका +1, इसका -1, यहाँ पर निकाल दीजिए। इसका Fe का Cl2 -1 गुने 2 बराबर -2 हो गया, -1 क्लोरीन का -1, और यहाँ पर हो गया +2, और यहाँ पर हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से हो गया है +2, और ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए ये प्लस से हो गया 0, इसका देखिए ये +1 से हो गया 0, घट गया, इसका हो गया अवकरण, इसका हो गया घटना अवकरण, बढ़ना ऑक्सीकरण, ये बढ़ा तो ऑक्सीकरण। तो ऐसे बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का घटना अवकरण, बस अवकरण हो गया। तो इस तरह से आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पहचान सकते हैं। चलिए हमारा लगभग महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को मैंने देखा, और इसमें कुछ जो भी टॉपिक्स को आपको कहा गया है उसको हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप ऐसे ही वीडियो आप देखिए, आपका बड़ा ही उपयोगी है, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप अपने हिसाब से करते रहिए। थैंक यू आप लोग को वेरी मच, थैंक यू, ओके बाय।